बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की 35 नंबर किस्त आपके सामने हाजिर खिदमत है, और इसमें हम बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की बतौर मशीर नामजदगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, तीसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम फिर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा और तुर्कस्तान जाने का इरादा जाहिर किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, इनकी हालत अब पहले से कुछ अच्छी है और उन्होंने मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी है। मेरा इरादा है कि मैं आज ही रवाना हो जाऊं। हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मैंने आज सुबह कतीबा के पास अपना कासर रवाना कर दिया और इसे लिख भेजा कि मुझे तुम्हारी तजावीज से इत्तफाक है, अब तुम कुछ अरसा यहीं रहोगे, लेकिन मेरा दिल जाना जरूरी है। कतीबा ने मुझे जल्द वापस आने के लिए बहुत ताकीद की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। तो दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इस जगह तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मुझे पर एक बहुत बड़ा बोझ है और तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। मैं यहां से अकेला हर माज की निगरानी नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम्हारे मुतल्लिक मैंने दरबार खिलाफत में लिखा है, मुमकिन है कि तुम्हें वहां एक फौजी मशीर का ओहदा संभालना पड़े, लेकिन दमिश्क में मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं चाहता कि दरबार खिलाफत में आपके असर और रसूख का नजायज फायदा उठाऊं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, आप मुझे तुर्कस्तान जाने की इजाजत दें। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मोहम्मद, तुम्हारा ये कयास गलत है। तुम अगर भतीजी होने के बजाय मेरे बेटे भी होते तो भी मैं तुम्हारी बेजा हमायत ना करता। मुझे यकीन है कि तुम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो। ये महज इत्तेफाक है कि तुम मेरे भतीजे हो। परसों की मुलाकात में जो असर तुमने मुझ पर डाला है, इसके बाद ख्वाह तुम कोई होते, मैं यकीनन तुम्हारे लिए यही कुछ करता। कतीबा बजाते खुद गैर मामूली सलाहियत का मालिक है, वो तुम्हारे बगैर काम चला सकेगा। तुम मैदान जंग की बजाय दमिश्क या बसरा में रहकर इसकी ज्यादा मदद कर सकते हो। तुम नौजवान हो, वो नौजवान जो बूढ़ों की आवाज से टस से मस होने की आदि नहीं। यकीनन तुम्हारी आवाज पर यह लब्बैक कहेंगे। कतीबा की सबसे बड़ी मदद यह होगी कि तुम यहाँ दमिश्क में बैठकर इसके लिए मजीद सिपाही भर्ती करते रहो। दूसरे महाज पर हमारी अफवाज मगरबी अफ्रीका तक पहुंच चुकी है। मुमकिन है कि मूसा बिन नसीर किसी दिन समुद्र अबूर करके स्पेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस सूरत में हमारे लिए मगरबी महाज तुर्कस्तान के महाज से भी ज्यादा अहम हो जाएगा। इसलिए जब तक दरबार खिलाफत से मेरे मकतूब का जवाब नहीं आता, तुम यहीं रहो। और तुम्हारे मामू जान अभी तक कूफा से आए कि नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो शायद आज आ जाएं। इन्हें आते ही मेरे पास भेजना और कहना कि ये वाली बसरा का हुक्म नहीं, हज्जाज बिन यूसुफ की दरखास्त है। मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला तो एक कनीज ने कहा कि आपकी चची आपको अंदर बुलाती है। मोहम्मद बिन कासिम हरम सरा में दाखिल हुआ। जुबैदा अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर इसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई और वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। चची ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने सामने एक कुर्सी पर बैठा लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे मामू जान आए हैं या नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो आज आ जाएंगे, लेकिन इनकी क्या जरूरत पड़ेगी? चचा भी मुझसे इन्हीं के मुतल्लिक सवाल कर रहे थे। कुछ नहीं बेटा, एक काम है। मोहम्मद बिन कासिम चची से रुखसत होकर घर पहुंचा तो हज्जाज बिन यूसुफ की एक बूढ़ी खादमा बाहर निकल रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो माँ बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए बैठी थी। वो इसे देखते ही मुस्कुराकर बोली, बेटा, अब तो शायद तुम्हें चंद दिन और यहीं रहना पड़ेगा। हाँ बेटा अम्मी, चचा ने दरबार खिलाफत में फौजी मशीर के ओहदे के लिए मेरी सिफारिश की है और मुझे जवाब आने तक यहीं ठहरना पड़ेगा। बेटा, हज्जाज कभी किसी पर मेहरबान नहीं हो, लेकिन तुम बहुत खुशनसीब हो। अम्मी, मैं अपने पांव पर उठना चाहता हूं। अगर दमिश्क जाकर मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने नए ओहदे का अहल नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे डर है कि वहां बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझे पर हंसेंगे और सब ये कहेंगे कि मेरे साथ खास रायत की गई है। बेटा, हज्जाज में लाख बुराइयां हैं, लेकिन इसमें एक खूबी जरूर है कि वो ओहदेदारों का इंतखाब करते वक्त गलती नहीं करता। मैं खुद ये नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ कोई रियायत करे।
لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی بیجا رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصبے کے اہل ثابت کر دکھاؤ بلکہ یہ ثابت کرو دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، امی آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا۔ اس کی والدہ نے کہا، میری دعا ہے کہ جب تک دن کے سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں تمہارا نام دنیا میں روشن رہے اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کی سب میں میری گردن کسی سے نیچی نہ ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں امی، وہ خوشخبری کیا تھی؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے خط نکالا اور کہا، لو پڑھ لو، تمہاری چچی کا خط۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا، چاند ستور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی جان۔ بیٹا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی اور حجاج نفرت کے باوجود میں دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارا نہ کرے گا اور میں خدا سے تمہاری عزت اور ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا دماد بنا لے اور دماد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزویں پوری ہوں، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے دماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور بصرہ میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا بیٹا؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امی آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتی ہوں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔